बैंक नॉमिनेशन सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही दो शब्द किसी की भी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को उसके परिवार तक पहुंचने से रोक सकते हैं? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो ये एक सवाल है जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। सोचिए, किसी के जाने के बाद उनकी मेहनत की कमाई जो उन्होंने अपने परिवार के लिए बचाई थी, क्या वो उन्हें आसानी से मिलेगी या फिर उनका परिवार सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहेगा? यकीन मानिए, इसका जवाब एक छोटे से कॉलम पे टिका है जिसे ज्यादातर लोग बस नजरअंदाज कर देते हैं। ये आंकड़ा देखिए जरा, 35,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो लावारिस पैसा है जो आज भारत के बैंकों में पड़ा है। वो पैसा जिसका कोई दावेदार, कोई पूछने वाला सामने ही नहीं आया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अक्सर इन अकाउंट्स में कोई नॉमिनी ही नहीं था। सवाल तो ये है कि क्या किसी की भी गाड़ी कमाई इस ढेर का हिस्सा बननी चाहिए? तो चलिए इस जाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये वो 35,000 करोड़ का जाल है जिसमें अच्छे भले समझदार लोग भी अनजाने में फंस जाते हैं। और ये समझने के लिए कि ये पैसा आखिर जाता कहां है और क्यों इसे वापस पाना इतना मुश्किल हो जाता है, हमें आरबीआई के एक खास फंड के बारे में जानना होगा। इस फंड का नाम है DEFF, यानी डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। नियम बहुत सीधा है। अगर किसी भी बैंक अकाउंट में 10 साल तक कोई लेन देन नहीं होता और उसका कोई दावेदार नहीं आता है, तो बैंक उस पैसे को इस DEFF फंड में ट्रांसफर कर देता है और बिना नॉमिनी वाले अकाउंट्स का पैसा अक्सर यहीं आके दम तोड़ देता है। अब आते हैं इस पूरी कहानी की जड़ पर, उस एक सबसे बड़ी गलतफहमी पर जो जाने अनजाने में न जाने कितने परिवारों के भविष्य को दांव पर लगा देती है। सवाल बहुत सीधा है, बैंक फॉर्म में लिखा नॉमिनी क्या वो पैसे का असली मालिक होता है या सिर्फ एक रखवाला? तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, यही कि भाई जिसको नॉमिनी बना दिया पैसा तो उसी का हो गया, नॉमिनी इज द ओनर, राइट? बैंक से पैसा मिला और बात खत्म। पर असलियत इससे बिल्कुल अलग है। कानून की नजर में नॉमिनी मालिक है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक, कह लीजिए, एक ट्रस्टी है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है। पैसा तो असली कानूनी वारिसों का होता है। मतलब बैंक से पैसा मिलना तो बस कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं। और देखिए, ये सिर्फ कोई राय नहीं है, ये हमारे देश का बैंकिंग कानून और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है। नॉमिनी का काम बस इतना है कि वो बैंक से पैसा इकट्ठा करे और असली कानूनी वारिसों तक पहुंचा दे। इसे ऐसे समझिए, नॉमिनी सिर्फ एक पोस्टमैन है जिसे चिट्ठी सही पते पर पहुंचानी है। वो उस चिट्ठी का मालिक नहीं बन सकता। और इसी एक गलतफहमी की वजह से लोग कितनी बड़ी बड़ी गलतियां पर बैठते हैं। शादी के बाद भी माँ को ही नॉमिनी बनाए रखना और पत्नी को भूल जाना। अपने नाबालिग बच्चे को नॉमिनी तो बना दिया, लेकिन उसका कोई गार्डियन नियुक्त करना ही भूल गए। या फिर ये सोचना कि भाई जॉइंट अकाउंट है तो नॉमिनी की क्या जरूरत है। ये सब छोटी छोटी भूलें बाद में परिवार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती हैं। अब देखते हैं कि एक नॉमिनी होने और न होने में जमीन आसमान का फर्क क्या है। एक तरफ है 15 दिन का सीधा साधा काम और दूसरी तरफ है 2 साल या उससे भी ज्यादा लंबी चलने वाली एक कानूनी लड़ाई। अगर नॉमिनी है तो प्रोसेस इतना आसान है कि आप यकीन नहीं करेंगे। बस डेथ सर्टिफिकेट जमा करना है, नॉमिनी को अपना KYC देना है और बैंक का क्लेम फॉर्म भरना है। आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि बैंक को 15 दिन के अंदर पैसा देना ही होगा। बस इतना ही, कोई वकील नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई चक्कर नहीं। और अगर नॉमिनी नहीं है तो फिर शुरू होता है एक ऐसा सिलसिला जो किसी बुरे सपने से कम नहीं। जरा ये लिस्ट देखिए। कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना होगा। अगर वसीयत है तो उसे कोर्ट में जाकर साबित करना होगा। स्टैम्प पेपर पर इंडेमनिटी बॉन्ड भरना होगा। और ये सुनिए, खानदान के हर एक रिश्तेदार से NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे साइन करवाना होगा। अब जरा सोचिए, किसी एक ने भी मना कर दिया तो? अरे कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 गारंटर भी चाहिए जिनके बैंक अकाउंट हो। और इन सब के चक्कर में जमा पूंजी का 5 से 10% तो सिर्फ वकील और कोर्ट की फीस में ही स्वाहा हो जाएगा। ये एक अंतहीन लड़ाई। सीधे शब्दों में कहें ना तो बिना नॉमिनी के किसी भी परिवार के लिए अपना ही पैसा वापस पाना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। बहुत मुश्किल, बहुत थका देने वाला और बहुत ही ज्यादा महंगा। तो अगर नॉमिनी मालिक नहीं है तो सवाल उठता है कि असली मालिक है कौन? और यहीं पर तस्वीर में आती है विल, यानी कि वसीयत। चलिए नॉमिनेशन और वसीयत के बीच का ये जरूरी फर्क भी समझ लेते हैं। देखिए, नॉमिनेशन जो है वो बैंक के लिए सिर्फ एक निर्देश है कि पैसा किसे देना है। ये बस बैंकिंग चैनल को क्लियर करता है। जबकि वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जो ये तय करती है कि किसी की सारी संपत्ति का अंतिम मालिक कौन होगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, वसीयत हमेशा नॉमिनेशन पर भारी पड़ती है। विल इज द बॉस। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर कोई ये चाहता है कि उसका नॉमिनी ही उसके पैसे का असली मालिक बने तो उसे ये बात साफ साफ अपनी वसीयत में लिखनी होगी। सिर्फ तब जाकर नॉमिनी एक केयरटेकर से मालिक यानी बेनिफिशियरी बनता है। ये है वो कानूनी रास्ता। अच्छा, इतनी सारी बातें सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान सिर्फ 2 मिनट का है। एक ऐसा काम जिससे किसी भी परिवार का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सकता है, और वो भी अभी के अभी। आपको बैंक की ब्रांच तक जाने की भी जरूरत नहीं है। बस अपनी नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप में लॉग इन कीजिए, प्रोफाइल या सर्विस रिक्वेस्ट सेक्शन में जाइए, ऐड/अपडेट नॉमिनी का ऑप्शन चुनिए, डिटेल्स भरिए और OTP से वेरीफाई कर दीजिए। बस हो गया काम। इतना ही आसान है ये। और मान लीजिए अगर आप बैंक जाते भी हैं तो ये फॉर्म्स के नंबर याद रखिए। नया नॉमिनी जोड़ना है तो DA1, किसी को हटाना है तो DA2 और बदलना है तो DA3। जब आप फॉर्म नंबर से बात करते हैं ना तो बैंक को भी पता चलता है कि सामने एक जानकार ग्राहक बैठा है।
बात बहुत सीधी और थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच है। ये बस कुछ मिनटों का काम है, लेकिन ये वो आलस है जिसकी सजा करने वाले को नहीं बल्कि उसके जाने के बाद उसके अपने परिवार को भुगतनी पड़ती है। उन्हें पैसों की परेशानी के साथ साथ जो मानसिक तनाव झेलना पड़ता है वो अलग। तो ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल पर आकर खत्म होती है, क्या कोई भी आज इसी वक्त 100% यकीन के साथ कह सकता है कि उसके हर एक बैंक अकाउंट, हर एक इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी कौन है? अगर जवाब नहीं है या शायद है, तो अगला कदम क्या उठाना है ये अब बिल्कुल साफ है।